राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां कभी ऊर्जा का मतलब सिर्फ परंपरागत संसाधनों तक ही सीमित रहा है, लेकिन आज यही राजस्थान देश के एनर्जी संसाधनों तक सीमित नहीं रहकर बल्कि एनर्जी रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा केंद्र भी बनता जा रहा है, जो कि नजर भी आ रहा है। रेगिस्तान की तपती धूप अब सोलर एनर्जी, सोलर पावर बनकर देश को रोशन कर रही है। तो वही नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। आज ये एक ऐसा मंच है जहां ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी संभावनाओं, चुनौतियों और भविष्य की नई दिशा पर सार्थक चर्चा होगी। यहाँ सिर्फ ये आयोजन नहीं होगा कि हम सिर्फ पैनलिस्ट के साथ चर्चा करें या ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान कहाँ है, कहाँ उसे जाना है, उस पर बात करें, बल्कि यहाँ सम्मान भी उन प्रतिभाओं का होगा जिन्होंने अपनी मेहनत, अपने नवाचार और समर्पण से ही एनर्जी सेक्टर में एक सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है। और ऐसे सभी इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्रियल लीडर्स और चेंज मेकर्स को फर्स्ट इंडिया न्यूज दिल से सलाम करता है। चाहूंगी आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आ चुके हैं श्री हीरालाल नागर जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, एनर्जी डिपार्टमेंट। बहुत स्वागत है सर आपका। मैं अब मंच पर हमारे सभी मेहमानों को आमंत्रित करूंगी। मैं सबसे पहले चाहूंगी श्री हीरालाल नागर जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एनर्जी डिपार्टमेंट, आप मंच पर आए। श्री पवन अरोड़ा सर, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर, फर्स्ट इंडिया न्यूज। शिव प्रसाद नकाते जी, आईएएस, एमडी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एंड आईटी लिमिटेड। हमारे बीच में श्री वीपी सिंह जी है, मेंबर आरईआरसी, फॉर्मर आईएएस। बहुत स्वागत है आप सभी का मंच पर। श्री देवेंद्र श्रृंगे जी, सीएमडी, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। श्री नवीन अरोड़ा जी, एनर्जी एडवाइजर। श्री जिनेन्द्र शेखावत जी, सीनियर एडिटर, फर्स्ट इंडिया न्यूज। आप सभी मंच पर आमंत्रित हैं और मैं चाहूंगी आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि मेहमान हमारे बीच में है, राजस्थान की परंपरा है, उनके स्वागत के साथ। और मैं अनुरोध करूंगी श्री पवन अरोड़ा सर से कि सर आप स्वागत करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हीरालाल नागर जी का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एनर्जी डिपार्टमेंट। बहुत स्वागत है आपका हीरालाल जी, क्योंकि जब जब हम ऊर्जा की बात करते हैं और राजस्थान के को मिलने वाली ऊर्जा की बात करते हैं तो हीरालाल नागर जी जिस तरह से रफ्तार के साथ काम इस क्षेत्र में हो रहा है, उनके नेतृत्व में वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लोगों के जहन तक पहुंच रहा है, खासतौर से किसान तक पहुंच रहा है और राजस्थान को ऊर्जा देने का भी बेहद अहम काम कर रहा है। बहुत बधाई आपको सर और बहुत धन्यवाद आपका, अपने वक्त निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसे बेहद खास बनाया। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मिस आरती डोगरा जी को, आईएएस, सेक्रेटरी, एनर्जी डिपार्टमेंट। तो आपका बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया कर रहा है। आपने वक्त निकाला, आपने इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आरती मैम आपका। मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में मेहमान शिव प्रसाद नकाते जी हैं, उनका भी आप स्वागत करें। बहुत स्वागत है आपका। शिव प्रसाद नकाते जी। और अब मैं अनुरोध करूंगी वीपी सिंह जी का स्वागत करें सर, मेंबर आरईआरसी। बहुत स्वागत है वीपी सिंह जी आपका। पिछली बार भी हमने जब चर्चा की थी तो आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बहुत अच्छा लगता है जब हम राज्य की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट पर बात करते हैं तो उतना ही महत्वपूर्ण उस विषय से जुड़े हुए लोग उसे समझते हैं और अपनी भूमिका अदा करते हैं। वीपी सिंह जी भी उन्हीं में से एक है। बहुत स्वागत है वीपी सिंह जी आपका। मैं अब जिनेन्द्र जी से अनुरोध करूंगी कि आप स्वागत करें श्री देवेंद्र श्रृंगे जी का, सीएमडी, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। जोरदार तालियां देवेंद्र जी के लिए। देखिए हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं और तालियों में ऊर्जा नजर नहीं आ रही है, तो एक बार जरा ऊर्जा दिखा दीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत स्वागत है देवेंद्र श्रृंगे जी आपका भी। मैं विशाल माथुर जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी, आप स्वागत करें। विशाल माथुर जी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, आप स्वागत करें। श्री नवीन अरोड़ा जी का, एनर्जी एडवाइजर। बहुत स्वागत है नवीन अरोड़ा जी आपका। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विकास शर्मा को, एसोसिएट एडिटर। आप मंच पर आए विकास जी और स्वागत करें पवन अरोड़ा सर का, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर, फर्स्ट इंडिया न्यूज। क्योंकि हालांकि सर मेजबान हैं लेकिन हम
हमारे मेज़बान का भी स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि विजनरी मैन है और ये उद्देश्य यही होता है कि आप कैसे हर एक सेक्टर से जुड़ के हम सिर्फ मीडिया की भूमिका न निभाएं, बल्कि दूसरी भूमिका को भी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करें। बहुत स्वागत सर और बहुत धन्यवाद आपका पवन सर। मैं साथ ही विकास जी से अनुरोध करूंगी, एसोसिएट एडिटर आप स्वागत करें जिनेंद्र शेखावत जी का, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़, क्योंकि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल जिसमें खबरों की रफ्तार आप जो देखते हैं, एडिटोरियल इतना मजबूत देखते हैं, भूमिका अहम जिनेंद्र जी की है। बहुत स्वागत है जिनेंद्र जी आपका भी, और आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, आप सभी का ऊर्जावान राजस्थान कॉन्क्लेव में मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ऊर्जा विभाग ने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में जिस तरह की छवि बनाई है, तो ये साबित होता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सरकार की प्राथमिकता हो, राज्य के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता हो, मंत्री खुद डेडिकेटेड हों और पूरे समय अपने विषय को समझते भी हों और उस विषय पे निरंतर काम करते हों, तो फिर उपलब्धियों को कोई रोक नहीं सकता है। आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान देश की सोलर कैपिटल है। सोलर में खास तौर पे जिस ढंग का काम राजस्थान में हुआ है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। राजस्थान को एक मरु प्रदेश कहते थे, एक डेजर्ट स्टेट कहते थे, और उस डेजर्ट स्टेट में ये कायाकल्प हो सकता है, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रधानमंत्री के विजन 2047 की बात करते हैं तो 2047 तक 1800 गीगावाट सोलर एनर्जी की बात की जा रही है, और उसमें राजस्थान की वही 25% या उससे ज़्यादा एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। ग्रीन एनर्जी एक नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन राजस्थान में 13,000 करोड़ यूनिट से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी अभी पिछले 2-2.5 साल के कार्यकाल के दौरान देखने में मिली है। और जब हम पीएम कुसुम योजना की बात करते हैं तो पीएम कुसुम योजना में भी राजस्थान देश में सिरमौर है। मुख्यमंत्री जी हमारे ये कार्यक्रम में लगभग साल भर पहले यहाँ कह रहे थे कि ऊर्जा विभाग उनकी प्राथमिकता है, और ये साल उन्होंने कहा था कि मेरे लिए बिजली और पानी का साल है। तो जिस ढंग से ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठकें हो रही हैं, जिस ढंग से बजट में प्रावधान हो रहे हैं, जिस ढंग से मुख्यमंत्री कार्यालय में निरंतर ऊर्जा की चर्चा होती है, बैठकें होती हैं, उसके लिए नई नई योजनाएं आती हैं, और मंत्री महोदय खुद उन सब बैठकों में मौजूद रहते हैं। किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और मंत्री जी ने ये एक रखा था कि 2027 तक हम सभी जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे। मुझे अभी बताया बातचीत के दौरान कि अभी 24 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध होना शुरू हो गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसान को ठंड में, रात में, बरसात में परेशान नहीं होना पड़ता। 24 जिलों में दिन में बिजली मिलने लग गई, एक बहुत बड़ी बात है। और जो हम बात कर रहे थे कि बिजली कंपनियों में भारी घाटा था, वही बिजली कंपनियां अब फायदे की ओर आ गई हैं। उनका रेवेन्यू पहले से बढ़ने लगा है। जहां आप और हम देखते हैं कि जितने भी ऊर्जा के साधन है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल है, बाकी सब है, सब में कीमतें बढ़ रही हैं, वहां बिजली की कीमतें कुछ मामलों में कम हुई हैं और कुछ मामलों में उनमें स्थिरता रही है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही जब हम प्रसारण की बात करते हैं, उत्पादन में तो बहुत अच्छा हो रहा है, प्रसारण में भी 400 मेगावाट के 2 प्लांट, 220 के 5 प्लांट और 132 के 41 प्लांट, ये इस पिछले 2-2.5 साल में आप लोगों ने जीएसएस एस्टेब्लिश कर दिए हैं, लगा दिए हैं, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पवन सर। और बिल्कुल ये सेक्टर जिस तरह से नित्य नई नवाचार करते हुए प्रगति कर रहा है, और ख़ास बात यह है कि राजस्थान जैसा प्रदेश जहां पर सिर्फ धूप और कहा जाता है कि पानी नहीं, लेकिन उस सूर्य से भी किस तरह से ऊर्जा बनाकर एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है, वो सबको पता है। और हमारे बीच में
श्री रोहित गुप्ता जी आ चुके हैं, आईएएस सीएमडी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और मैं चाहूंगी कि पवन सर आप उनका स्वागत करें। बहुत स्वागत है रोहित गुप्ता जी, क्योंकि जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमारी भी कोशिश रहती है कि मंच पर वो सभी अहम चेहरे नजर आए जो इस सेक्टर को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं और सरकार जो विजन लेकर चल रही है उसे जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं, और रोहित गुप्ता जी उन्हीं चेहरों में से एक हैं। बहुत स्वागत है रोहित जी, समय निकालकर आप इस कार्यक्रम का, हमारे समिट का हिस्सा बने। बहुत बहुत आभार आपका। बहरहाल अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी उन्हें जिन्हें सुनने के लिए आप सभी बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हीरालाल नागर जी का, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज एनर्जी डिपार्टमेंट। जोरदार तालियां हीरालाल जी के लिए। फर्स्ट इंडिया का हम चर्चा करें और उसमें जगदीश चंद्रा जी की चर्चा नहीं हो तो ये अधूरा रहता है। और जगदीश चंद्रा जी के साथ जो सीईओ पवन अरोड़ा जी, दोनों ने मिलकर के जो इसको आगे बढ़ाया है, तो हम देखते हैं कि 1-1-2 होते हैं, लेकिन ये 1-1-11 हैं। और दोनों ने मिलकर इसको जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है, और इस चैनल ने, फर्स्ट इंडिया ने पूरे इस मीडिया जगत में जो नाम किया है, निश्चित रूप से वो एक सबके लिए इन्होंने अनुसरणीय काम किया है, अनुकरणीय काम किया है। हम सब इस ऊर्जा पर चर्चा करने के लिए फर्स्ट इंडिया के माध्यम से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और जिस तरह से राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं, जिस तरह से हमने लगभग 2.5 साल पहले जब सरकार ने राजस्थान में इस विभाग को संभाला था, तो उस समय एनर्जी सेक्टर में हमारी बिजली की उपलब्धता कैसी थी वो आप सबको जानकारी है। लेकिन इन 2.25 से 2.5 साल के अंदर अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी के सोच को हमने धरातल पर उतारा। हमारे विभाग के अधिकारियों ने निरंतर प्रयास किया। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे उत्पादन निगम के सारे संयंत्र पूरी क्षमता से चलने के लिए तैयार भी हैं, और हमारे ऊपर लगभग 20-22 दिन से 25 दिन का कोयला सरप्लस स्टॉक में रहता है, जिसके लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में हम इन उत्पादन निगम के हमारे संयंत्रों को चला पा रहे हैं। हमने इस बीच में इनको बेहतर मेंटेन भी किया है, बेहतर इनका रखरखाव भी किया है। और जिस तरह से अब हम इसके साथ साथ, जब ये उस समय हमारा सौर ऊर्जा का भी क्षमता लगभग हमारे यहाँ लगभग 130 मेगावाट थी, जिसमें लगभग 99 प्लांट यहाँ लगे हुए थे। आज उस क्षमता को हमने इन 2 सालों में 4000 मेगावाट बढ़ाया है, और लगभग 1900 प्लांट हमारे इन 2 सालों में हमारी सरकार के बाद चालू हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 10 से 15 मेगावाट की रोजाना 4 से 5 प्लांट रोज कनेक्टिविटी जुड़ रही है, और ये हमारी क्षमता बढ़ा रहे हैं सोलर की। तो ये हमारे कुसुम सी और कुसुम सी के माध्यम से ये संभव हो पा रहा है। और आज हम कैसे इस नित्य नए हमारी जो क्षमता बढ़ा रहे हैं उसका उपयोग करना हमारे लिए एक चुनौती बन गया है, कि कैसे हम इस बढ़ती हुई सौर ऊर्जा की क्षमता को उपयोग करें, और उसको बैटरी के माध्यम से हमने उपयोग करने का लगभग 6000 मेगावाट के प्लांट के लिए बैटरी स्टोरेज के लिए टेंडर कर लिए हैं उत्पादन निगम के माध्यम से, और 2027 तक उनको धरातल पर उतारने के लिए हमने प्लान बनाया है। आज हमने हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाया है। आने वाले समय में हम राजस्थान को भी अन्य प्रदेश की एनर्जी सेक्टर की पूर्ति करने वाला वो बड़ा प्रदेश बनेगा, जिससे हम देश के विकास में अपनी भागीदारी निभा सकें। और उसके लिए हमें जो टारगेट दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने 125 गीगावाट का, उस पर हम काम कर रहे हैं। 10,000 गीगावाट इसमें बैटरी स्टोरेज हमें दिया था, 115 गीगावाट का हमें एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी का दिया था। तो उस पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसको पूरा करेंगे। और ये
देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्थान निरंतर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न कराएगा। आज यहाँ आए हुए सभी बंधुओं का मैं धन्यवाद देता हूँ और पवन अरोड़ा जी, इनकी पूरी टीम, फर्स्ट इंडिया ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री शिव प्रसाद नकाते जी को, आईएएस एमडी राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एंड आईटी लिमिटेड। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शिव प्रसाद जी का। स्कूल में हमने एक चीज़ सुनी थी, सबने पढ़ी भी होगी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जा सकता, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से उसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आज जो सोलर का अबंडेंस हमारे स्टेट में है, इनफैक्ट दिन के समय में हमारे पास काफ़ी ऊर्जा है और नए प्लांट्स भी लग रहे हैं, और जो सूर्य देवता की जो मेहरबानी है उस दिशा में हम उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो जो बेस जो है हमारी बैटरी स्टोरेज सिस्टम, उसकी दिशा में भी बहुत कार्य हो रहा है और मैं समझता हूँ कि वो आगे जाके एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही जो स्टेक होल्डर्स, विशेष करके जो उत्पादन से संबंधित है, जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि जो बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। केवल अक्षय ऊर्जा के साथ साथ जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है उसकी भी हमें ज़रूरत है। तो नई टेक्नोलॉजीज़ जो थर्मल बेस पावर प्लांट्स हैं उनको कम एफिशिएंसी पे, बिना वेरिएबल कॉस्ट बढ़े, कम से कम फिक्स कॉस्ट पे कैसे लाया जा सकता है, उस दिशा में भी अगर काम होगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो एफिशिएंसी और जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो निश्चित रूप से और कम होगी। बहुत शुक्रिया शिव प्रसाद नकाते जी। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी श्री रोहित गुप्ता जी को, आईएएस सीएमडी राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रोहित जी का। यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, अक्षय ऊर्जा की बात करें, तो आज भारत देश की अगर हम बात करते हैं तो भारत को पहले इसमें मार्जिनल प्लेयर माना जाता था। आप सब लोगों ने शायद अखबार में पढ़ा होगा कुछ दिन पहले, अप्रैल महीने की बात है कि आज भारत विश्व में सबसे तीसरे नंबर पर है रिन्यूएबल एनर्जी में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के नंबर पर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यदि हम अगर ये देखें तो बहुत कम समय में इतनी बड़ी संख्या में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बहुत ही कम देशों में लगाई गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने एक बहुत अच्छे पायदान पर हम पहुँचे हैं, बट आगे का सफ़र अब काफ़ी लंबा है। और इस चीज़ को यदि अब आप लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं बिल्कुल समझ पा रहे हैं, यदि हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी फेज़ के डेवलपमेंट को अब देश में देखें तो हम मुख्यतः उसको 3 चरणों में बांट सकते हैं। तो लगभग 2014 से पहले का जो चरण था उसमें देश ने रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को पहचाना, उसके पोटेंशियल को आंका, परंतु स्केल आने में उस समय तक हमारे पास स्केल नहीं था। अगले 10 सालों में अब हमारे पास एक स्केल आ गया है। अब हम 275 गीगावाट तक पहुंच गए हैं, तो एक बड़ा स्केल है जिसमें कि अब हम पूरे विश्व की आंखें आज भारत के ऊपर हैं कि किस प्रकार भारत रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। अब जो आगे का चरण है वो केवल सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं लोग। अब आप लोग देखते होंगे कि अब ये बात आ गई है कि हमें ग्रिड को कैसे स्टेबल रखना है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के साथ साथ हमें स्टोरेज के ऊपर भी ध्यान देना है। और मेरा ये मानना है कि जो ये आने वाला समय है जिसमें कि केवल रिन्यूएबल एनर्जी को लगाना हमारे लिए अब चुनौती नहीं है। हमारे लिए जो बड़ी चुनौती है कि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड में अब्जॉर्ब हो, स्टेबल हो और हम एक रिलायबल और एक अफोर्डेबल पावर प्रदेश के कंज्यूमर्स को दे पाएं। बहुत शुक्रिया रोहित जी। अब क्योंकि हम जैसा कि आपने पहले वादा किया था कि पैनल डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में हम कहाँ हैं वो समझेंगे। ऐसे में हमारे 3 पैनल्स यहाँ पर तैयार है और पैनलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर को मंच पर आमंत्रित करूंगी ताकि वो स्वागत भी करें और हम पहले पैनल की शुरुआत करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे सभी फर्स्ट पैनलिस्ट
बहुत शुक्रिया पवन सर, जिनेन्द्र जी, आप दोनों का स्थान ग्रहण करें। और क्योंकि फर्स्ट पैनल हमारा पूरी तरह से तैयार है, और हिमांशु खुराना जी, ओवर टू यू सर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आरआरईसी से, क्योंकि मेनली सारा थ्रस्ट अपना रिन्यूएबल पे है। राजस्थान आज 47,000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ इंडिया में टॉप पर है, और हमारा जो टारगेट है वो 125 गीगावाट का है। जो इंडिया का 2030 का 500 गीगावाट का टारगेट है, उसका अप्रॉक्सीमेटली 25% है। इट मीन्स इंडिया के हर 4 सोलर पैनल में से एक पैनल राजस्थान में होगा। तो इस सारे चैलेंज को डील करना है, और साथ में अपने को कैपेसिटी भी लानी है। तो डायरेक्टर साहब, इस लक्ष्य को साकार करने के लिए आरआरईसी ने इकोसिस्टम बनाया, उसके बारे में आप कुछ बताइए। आरआरईसी ने 125 गीगावाट का जो टारगेट दिया है, उसको अचीव करने के लिए अभी 47 गीगावाट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है एज ऑन मार्च, और अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 गीगावाट इन पाइपलाइन है जो चलेगा। इसकी कैपेसिटी एडिशन में हम लोग पूगल में एक सोलर पार्क ला रहे हैं जो 2450 मेगावाट का है, और उसमें बैटरी स्टोरेज 6400 मेगावाट आवर है। ये देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन सीएमडी साहब से है सर, कि अपना सारा मेजर डिपेंडेंट अभी भी विद्युत उत्पादन निगम पर है। एक तो हमको थर्मल जनरेशन रिलायबल है अभी भी, वेरिएबल रिन्यूएबल से कंपेयर करते हैं तो, दूसरा आरई के साथ अपने को कोऑर्डिनेशन करके पूरा चलना है। तो जैसे जैसे वीआरई बढ़ रहा है, तो थर्मल जनरेशन के आप पीएलएफ ग्रिड बैलेंसिंग को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? Daily we are facing a challenge. In the morning hours, whenever the grid comes, solar starts coming at 10 o'clock. There is quite hunting in the MVR, megawatt load and voltage level. All the generators, they have and the turbines, the vibrations starts increasing the machines that we are facing presently. But yes, we have to meet those challenges also, and we have to balance the grid. So for that, we are ready, and we are planning to put up the battery energy storage system also, along with the thermal plant, so that we can divert the power, and we can take the thermal plants up to the level of 55%, and next phase of 40%, which is coming in the future. So we can take out the energy and charge the batteries. One mode is this. Secondly, we can upgrade and update our machines to bring down to up to the level of 55%, or then after that they after 40%, so that more and more RE can be balanced and thermal power can be reduced in the day solar hours, and accordingly in the evening hours it can be ramp up to meet out the state demand. So this we are doing to meet out the grid. थैंक यू सर। मतलब आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो मैनेजमेंट का वो है उत्पादन निगम के ऊपर है, कि थर्मल प्लांट को जितना अच्छा मैनेज कर पा रहे हैं, उतना अपने को सिस्टम में मदद मिल रही है। तो मेरा अगला क्वेश्चन नवीन अरोड़ा साहब से है, ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए, रिन्यूएबल के साथ में ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो ये चैलेंज है कि इस रिन्यूएबल को हम फर्म कैसे करें कि जब हमें ज़रूरत हो जब ये मिले। उसके लिए बैटरी का, जैसा भी इन्होंने बताया कि बैटरी स्टोरेज एक ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा जो हम स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं अभी, वो भी उसमें काफ़ी उसका योगदान है कि रियल टाइम हमें जब डेटा पता लगेगा तो हम कंज्यूमर भी अपना देख सकता है कि भाई मैं दिन में कितना कर रहा हूँ, रात में कितना कर रहा हूँ। तो जो अभी रेगुलेटर्स जो अपने डिमांड साइड मैनेजमेंट का लाए हैं और फ्लेक्सिबिलिटी रेगुलेशन जो ला रहे हैं, उसका ध्येय यही है कि भाई उपभोक्ताओं को हम ये प्रेरित करेंगे कि आप दिन में अपना लोड शिफ्ट करो, जो कि आप इजीली विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर कंफर्ट वो आप कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन जो चैलेंज है उसको हम धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर रहे हैं थ्रू बैटरी एनर्जी स्टोरेज। मेरा अगला क्वेश्चन आर के शर्मा साहब, डायरेक्टर टेक्निकल जयपुर डिस्कॉम से है, कि पीएम कुसुम ने राजस्थान के किसानों को सोलर एनर्जी में जोड़ने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, और पीएम सूर्य घर के अंदर भी हमने लाखों घरों को आत्मनिर्भर बनाया है। इसके अलावा अपने रूफटॉप में भी सबको कनेक्शंस दिए हैं। तो आप थोड़ा ये बताएं कि डिस्कॉम में एक तो कुसुम का इम्प्लीमेंटेशन की सफलता की क्या कहानी है, और इससे किसानों और डिस्कॉम को क्या फायदा मिलेगा, और दूसरा सूर्य घर के अंतर्गत रूफटॉप सोलर और नेट मीटरिंग से उपभोक्ताओं का किस तरह प्रकार का लाभ हो रहा है? इस स्कीम का बेनिफिट राज्य सरकार को भी हो रहा है, प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है विदाउट एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट पूरे होने में मदद मिल रही है, प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जो राज्य सरकार का कमिटमेंट है किसान भाइयों के साथ कि हम आपको दिन में 2 ब्लॉक आवर सप्लाई देंगे, उसमें इस योजना का बहुत
हाथ है, बहुत सपोर्ट है इससे। राजस्थान डिस्कॉम्स को जहां एक और सस्ती बिजली मिल रही है, रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस हम पूरे करने में हेल्प मिल रही है हमको। और हमारे ये जो 33 kV सब स्टेशंस हैं, जहां पर कुसुम ए और सी के प्लांट्स लग रहे हैं विद इन रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, तो जो भी सोलर जनरेशन हो रहा है वो पर्टिकुलर उस एरिया में ही कंज्यूम भी हो रहा है। तो बेसिकली हमको जो ग्रिड को जो चाहिए, ग्रिड से जो हमको सप्लाई चाहिए, उसकी डिपेंडेंसी भी कम होगी। यानी कि फ्यूचर में जो हमारे इंफ्रा पे जो खर्च होने वाला है उसमें भी कमी आएगी और हमारे लॉसेज भी कम होंगे। तो बेसिकली दिस इज ए स्कीम फॉर विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, सभी के लिए ये लाभकारी है। थैंक यू। तो मीना साहब, आप बताएं कि स्मार्ट मीटर में अपनी क्या प्रोग्रेस होगी और इसके क्या क्या फायदे हैं? जब ओवरऑल स्कीम के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन, डीकार्बोनेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसके क्या क्या फायदे हैं स्मार्ट मीटर के और कितना प्रोग्रेस हो गई है? स्मार्ट मीटर के फायदे हमारे बहुत सारे हैं। इसको हम टॉप टू बॉटम लगाने के लिए प्रयासरत हैं। हजारों उपभोक्ताओं को हमने यहाँ से मैसेज दिया कि आप अपने मकान की वायरिंग को चेक करवाएं, आपके अर्थ लीकेज करंट का इंडिकेशन इसमें आ रहा है। उससे हमसे ज़्यादा उपभोक्ता को फायदा है। उपभोक्ता को ये फायदा है कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए। हमको ओवरलोडिंग अंडरलोडिंग का उससे हमको पता चलता है, लोड फोरकास्टिंग का हमें पता चलता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सबका। बहुत शुक्रिया हमारे सभी पैनलिस्ट का, क्योंकि बेहद अहम ये चर्चा का विषय भी था। और अब नेक्स्ट पैनल जो हमारा है वो बेहद खास है, जिसमें हम बात करेंगे हमारे उन अन्नदाताओं से जो कि अब ऊर्जा दाता बन चुके हैं। द जर्नी फ्रॉम अन्नदाता टू ऊर्जा दाता। और मैं इसके लिए हमारे सेकंड पैनलिस्ट सभी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले पवन अरोड़ा सर, मैं आपको आमंत्रित करूंगी कि आप स्वागत उनका करें। रामचंद्र जी, बहुत खास है। अब देखिए, हर कोई किसान, पूरा प्रदेश देख रहा है कि ये किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, अब क्या उन्हें ऊर्जादाता कहना पड़ेगा? क्योंकि ये आपने एक परिभाषा बदल दी है। तो जरा आपके सबसे पहले मैं एक्सपीरियंस समझना चाहूंगी कि आखिर कैसे अन्नदाता ऊर्जादाता बना। 24 साल तक मैंने खेती की और उसके बाद में जब प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना का आया कि किसानों को पीएम किसान सम्मान कुसुम सी के योजना के अंतर्गत उन्हें प्लांट लगाने का, ग्रीन सोलर लगाने का जो मौका मिल रहा है, तो हमने उसके अंदर भरा और हमारे खुला। इसलिए हम अन्नदाता से ऊर्जादाता का काम। बिल्कुल। लेकिन धर्मेंद्र जी, आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगी, क्या कभी आपने सोचा था कि खेती करने के साथ साथ बिजली उत्पादन में भी आपका अहम योगदान रहेगा और आप खुद ये कर सकेंगे? आय का जरिए के तो हमने कैलकुलेशन जब 2019 में पीएम कुसुम योजना बजट में लॉन्च की थी, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन किया था। जब दिसंबर में हमने फार्म भरे थे, उसके हमने कैलकुलेशन किया था क्या हम इससे बचा सकते हैं, और उस पर हमने जब काफ़ी रिसर्च किया तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि इससे हम एक अपना बैलेंस खर्चा बचा लेंगे। अभी आपको हम सिर्फ अन्नदाता माने या सिर्फ ऊर्जादाता माने, या दोनों? नहीं, दोनों। आज भी सुबह ट्रैक्टर से जुताई करके आया हूँ जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। और बलवीर सिंह जी भी हमारे साथ। बलवीर सिंह, आपके ऊर्जादाता बनने की एक बार कहानी जरूर समझना चाहेंगे, कैसे आप आए? मेरी तरफ से आप बताओ। ऊर्जादाता बनने का आपकी राह आपने कैसे तय की? मैम, सबसे पहले मैंने कंपोनेंट सी में पहला प्लांट लगाया था 4.03 का। जो उससे पहले खेती करते थे, बंजर जमीन थी, पैदा बहुत कम होती थी, अनाज कम होता था, बहुत सभी परेशान रहते थे। और जब ये स्कीम आई, तब से स्कीम आने के बाद हम स्कीम में चले गए। जाने के बाद 4.3 का मैंने एक प्लांट लगाया। लगाने के बाद में मेरे को तो फायदा मिला ही मिला, लेकिन पड़ोसियों, ग्रामवासियों सभी को फायदा मिला। बच्चों को, क्यों ग्रामवासियों तो खेती करने में दिन को चला लेते लाइट और दिन को लेडीज कर लेती काम, और आदमी चल जाते अन्य धंधों पर। दो बिजनेस कर लिए सबने, अच्छा काम कर लिया और सभी प्रोग्रेस पे मैं भी हूँ और किसान भी है।
पापू देवी जी भी हमारे साथ। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग जोरदार तालियां पापू देवी जी के लिए बजाएं, क्योंकि हम किसान की बात करते हैं लेकिन ग्रामीण महिला जो सिर्फ घर संभाल रही, खेत में सहयोग कर रही, आज वो ऊर्जादाता के तौर पर हमारे बीच में है। पापू देवी जी, महिलाओं को उतने मौके मिलते नहीं है गांव में, खास तौर से किसानी में, लेकिन कैसे आ पाई, कैसे सहयोग घर से मिला और सरकार से मिला? मैं ज्ञापन पेपर में पढ़ा था। पहला मैं तो खेती बाड़ी करती, गाय भैंस रखती, ग्वार बाजरा ये वगैरह बावती करती। 2023 में ज्ञापन पेपर में पढ़ा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के ये फॉर्म आया, तो बिजली विभाग के पास ले गया, सहयोग से मेरा फार्म भरा। 2024 में मेरा फार्म आ गया। 2025 में मेरा प्लांट चालू कराया। अब मैं बहुत बढ़िया है, मेरा कारोबार बढ़िया चले। आशीर्वाद है आपका, सब मंत्रियों का, अफसरा का, कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी योजना लाया, तो आज अनपढ़ महिला ही मेरे इतना आने का मौका मिला आपके पास। धन्य है आपको कि अनपढ़ महिला होते हुए आप इतनी तक मैं पहुंची हूँ, और आप बहुत लोगों के लिए आइडियल भी आप लोग बन चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपने कार्यक्रम को, इस समिट को आगे बढ़ाते हुए पैनल जिस पर हम बात करेंगे, ग्रीन पावर गोल्डन फ्यूचर, राजस्थान लीडिंग इंडियाज रिन्यूएबल इकोनॉमी। आखिर ये किस तरह से है, जो हम ग्रीन पावर की बात करते हैं, सुनहरे भविष्य आखिर कैसे रहेगा इससे, और साथ ही साथ भारत की जो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे और ज्यादा मजबूत करेगी। चर्चा हम इस पर करेंगे और पैनलिस्ट को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी की तेज वृद्धि वास्तविक आर्थिक मूल्य कैसे बना रही है, इसे हम राइजिंग राजस्थान से भी जोड़ सकते हैं कि 35 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ के एमओयू सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के थे। तो उसमें मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा राजस्थान के पर्सपेक्टिव से। देखिए, राजस्थान में नो डाउट सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापना की और रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन की। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को, उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को राजस्थान में हम लोग लेके आ पाएँ, तो आप ये मान के चलिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन होगा। इस जुड़ी हुई मैन्युफैक्चरिंग से सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, और इसके साथ साथ प्रदेश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा सहायक होता है। इस बदलाव की जो चुनौतियां हैं जो अभी हम देख रहे हैं और क्या इसकी संभावना है, उसके बारे में आप थोड़ा सा अपनी विचार व्यक्त करें। अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट का सपोर्ट है या फिर लोकल लेवल पे अवेयरनेस है और जिस स्पीड से रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है, तो मैं जो 2004 से उनको नेट जीरो की जो प्रधानमंत्री जी की विजन है, मेरे हिसाब से वो अपन जल्दी पूरा कर पाएंगे, 47 से पहले ही पूरा कर पाएंगे सर। राजस्थान के ग्रीन एनर्जी फ्यूचर को लेके विजन के साथ आगे चल रहा है, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। तो ICCS एक सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। हम नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करवाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस। इनफैक्ट राजस्थान में हम CESC के साथ काम कर रहे हैं, हम उनके सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम JBVNL के साथ काम कर रहे हैं, हम उनके सर्विस प्रोवाइडर हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन कॉल सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो जितने नागरिक हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनको इस क्षेत्र में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी अगर कोई कंप्लेंट है, उनको कोई सहायता चाहिए, वो जब फ़ोन उठा के बात करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि ये ICCS है, वो हमें JBVNL समझेंगे, वो हमें CESC समझेंगे। तो हमारा कर्तव्य ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं और जो उनका वादा है नागरिकों को दिया हुआ, वो हम पूरा करें। ये हमारा कर्तव्य है, इसी के लिए हम यहाँ पे आप सबके बीच में बैठे हैं। थैंक यू सर। तो हम गर्व से और कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिकल ग्रोथ को
राजस्थान रिन्यूएबल में लीड करेगा। मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए और आपने अपने इतने कीमती सुझाव हम सबसे शेयर किए। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि ऊर्जावान राजस्थान का जिसमें हम बात कर रहे हैं, गर्व कर रहे हैं, उस दिशा में पहुंचाने के लिए कई अहम चेहरे हैं जिनका अहम योगदान है और अलग अलग कैटेगरीज में हम उन्हें सम्मानित भी यहाँ पर करेंगे। और मेरा सम्मानीय मंच से अनुरोध रहेगा कि आप सभी मंच पर आगे आ जाए ताकि हम इसकी शुरुआत करें। जो अलग अलग कैटेगरी में है उससे पहले मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी वो अन्नदाता जो अब ऊर्जा दाता बन चुका है, उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड हैं और कहीं ना कहीं अवार्ड हमें प्रेरित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें, न सिर्फ अपने लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। और जब बेहतर काम हो तो बेहतर काम को सम्मान मिलना चाहिए और उस सम्मान के लिए ही फर्स्ट इंडिया का ये मंच है। और हम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और अब मैं आमंत्रित करूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए विकास शर्मा जी को, एसोसिएट एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के सीईओ, मेरे मार्गदर्शक, और किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या का समाधान कह सकते हैं, यहाँ पहुँच गए, समस्या का समाधान हो गया। पवन अरोड़ा सर, साथ में रोहित सर और नकाते सर, ये जो आयोजन था इसमें जो नाम रखा गया था ऊर्जावान राजस्थान, इसकी जो सार्थकता थी वो आज पूर्ण होती नजर आ रही है। जिस तरह से जिस सब्जेक्ट पे चर्चा हुई है, चाहे वो ट्रांसमिशन की बात हो, चाहे अक्षय ऊर्जा की बात हो, चाहे उत्पादन निगम की बात हो या फिर डिस्कॉम्स की बात हो, इन तमाम सेक्टर्स को एक जगह ला करके, एक जगह बैठ करके उस पर चर्चा करना, चर्चा करने के बाद में वो चुनौतियां जो आगामी दिनों में राजस्थान में आने वाली है, चाहे वो अक्षय ऊर्जा की बात करें, हम अक्षय ऊर्जा में हब बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके बीच में जो समस्याएं हैं ट्रांसमिशन लाइनों की और अन्य इश्यूज हैं, उनको देखते हुए जो डिस्कशन हुआ है और एक बहुत बेहतरीन जो चर्चा हुई है, उसको उम्मीद करता हूं कि वो सभी चर्चाएं जो हैं वो आगामी आने वाली पॉलिसी जो है उनमें शामिल होगी और कुछ राजस्थान के लिए, ऊर्जा सेक्टर के लिए एक बेहतरीन, हम कह सकते हैं एक नया मार्ग जो है वो प्रशस्त कर पाएंगे।